ठीक है। तो अगर इसका जो ये डेप्थ है, ये हाइट, ये रिमेन सेम, ठीक है। अब ये मैंने 2 डायमेंशन में दिखाई हुई है। तो अगर आपके पास जो आपके पास चीज़ें आती हैं वो आपके पास फिर 3 डायमेंशन के अंदर आती हैं, ठीक है। आपके जो भी मटेरियल आप देखते हैं उसकी 3 डायमेंशन के अंदर होती है, ये चीज़ होती है। तो ये जो क्रॉस सेक्शन है, दिस विड्थ b एंड दिस डेप्थ h, if throughout this length this b and h does not change, तो फिर that member is said to be prismatic. On the contrary, अगर आप एक मेंबर ये लेते हैं, ठीक है, ये, तो अगर आप इस मेंबर को देखते हैं तो इस मेंबर की हर जगह के ऊपर जो डायमेंशन क्रॉस सेक्शन है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। हो सकता है कि जो इसकी विड्थ है वो चेंज ना हो रही हो, विड्थ इसकी ये रह रही हो, लेकिन ये जो इसकी डेप्थ है ये आपकी चेंज हो रही है। तो इफ एनी ऑफ दीज थिंग, अगर विड्थ चेंज हो रही है, विड्थ में यूं टेपर जा रहा है तब भी नॉन प्रिज्मेटिक है, ठीक है। और अगर उसकी डेप्थ यहाँ से कम होती हुई पीछे की तरफ जा रहे हैं तो बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये भी प्रिज्मेटिक है। तो एनी ऑफ द विड्थ और डेप्थ चेंजेस along the length of that member of that body, then we say that that member is a non prismatic member. And if the width and depth remain same, ठीक है, throughout the length of that body, then we say this is a prismatic member, ठीक है। तो ये तो फ़र्क हो गया प्रिज्मेटिक और नॉन प्रिज्मेटिक का, इस लेवल के ऊपर आपको समझ में आया, ठीक है। तो ये मेंबर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की भी हो सकते हैं, ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की भी हो सकते हैं। जैसे आप कोन देखते हैं, ठीक है, एक कोन जो है वो एक एंड से कम उसकी सरकमफ्रेंस होता है, गोलाई होती है, और दूसरे एंड से वो ज़्यादा उसका डाया होता है। तो और ये यूँ इस तरीके से ही चल रही है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ हर पॉइंट के ऊपर उसका जो डायामीटर है दैट इज़ चेंजिंग। तो अगर वो चेंज हो रहा है सर्कुलर फॉर्म में, दैट इज़ नॉन प्रिज्मेटिक। और जो आपने स्लाइड के अंदर देखा, एक बार था सर्कुलर था और थ्रू आउट द लेंथ उसकी सेम थी, तो वो दैट वाज प्रिज्मेटिक, ठीक है। अब जो एक्सिस की डिस्कशन है उसको भी बड़ा समझना ज़रूरी है, ठीक है, कि एक्सिस क्या होता है। तो अगर मैं एक ये मेंबर ले लूँ, एक छोटा सा मेंबर लेता हूँ, और ठीक है, ये मैंने आपको 2 डायमेंशन में दिखा दिया। अगर आप इसको यहाँ से ये ले जाते हैं तो आप ये कह देते हैं कि दिस इज़ एक्स एक्सिस, और यहाँ से ये ले लेता हूँ मैं वाई एक्सिस, और यहाँ से मैं इसको ले लेता हूँ ये जेड एक्सिस। तो अब देखें एक्स वाई जेड में दिखाने पर एकदम से उसका व्यू चेंज हुआ, ठीक है, आपका जो विजन था उसके अंदर तब्दीली आई। अब अगर इस पर्टिकुलर मेंबर को मैं यूं दिखा दूं, तो आप देखेंगे कि इसका जो व्यू है वो चेंज होने लग गया, और अब ये एक 3 डायमेंशनल बन गया, ठीक है। तो अब आपको जो एक्सिस की बात समझनी कि ये जो एक्स वाई एंड जी है, दीज आर द कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर पूरी एक कहानी है ना, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, और मेरे ख्याल में 7-8 किस्म के कोऑर्डिनेट। अगर आप सिर्फ गूगल में कोऑर्डिनेट सिस्टम डाल के देखें तो विकिपीडिया का जो पेज आएगा, इवन वो आपकी आंखें खोल देगा भाई कोऑर्डिनेट सिस्टम कितने ढेर सारे हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम आप पहले ये समझ लें कि जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर आप इस टाइम मौजूद हैं, आप इसको समझ लें कि ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो ये जिस स्पेस के अंदर हम मौजूद हैं, इस सिस्टम को आप मुख्तलिफ़ चीज़ों से मेजर कर सकते हैं। आप इसको सर्कुलर रेडियल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम जो इस टाइम कंसिडर कर रहे हैं वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कर रहे हैं। और फिर हम देखेंगे, अगर हमें कुछ डिस्कशन जहाँ आती रहेगी तो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को भी देख लेंगे। लेकिन यहाँ जो समझने की चीज़ है जो आपके लिए इस टाइम ज़रूरी है वो ये कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, उसके अंदर हम अब एक्सिस को समझ रहे हैं। तो ये जो 3 है, ये 3 उसके कोऑर्डिनेट हैं, और इस 3 को आप एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस कर सकते हैं। अब हमने देखना है कि हमारे जो बॉडी है उसके अंदर क्या क्या एक्सिस इसके अंदर आ सकते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहली चीज़ आती है वो सेंट्रॉयडल एक्सिस आती है, सेंट्रॉयड, ठीक है। सेंट्रॉयड का ये जो कंसेप्ट है ये आपने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा कि अगर हम इसकी 2 लाइनों को इस तरीके से हम कनेक्ट करें, ठीक है, और ये जहाँ ये इसको क्रॉस करते हैं एक दूसरे को, तो ये इसका सेंट्रॉयड है, ठीक है। तो एक्सिस इज़ अ लाइन, ठीक है। बहुत सारी लाइनें, बहुत सारी एक्सिस मिलके फिर एक प्लेन बनाते हैं, ठीक है। ये अगर आप ये देख लें कि ये वाला जो बैकग्राउंड है इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। ये अगर आपको पता नहीं रिकॉर्डिंग में नज़र आ पाएगा या नहीं, ये जो प्लेन है, जो इसका ये वाला फेस है पीछे की तरफ, ये एक प्लेन है, ठीक है, ये एक प्लेन है। तो एक्सिस क्या होते हैं,
एक लाइन होती है। अब वो लाइन किसी भी प्लेन में से गुजर सकती है, तो आपको प्लेन आइडेंटिफाई करना चाहिए कि प्लेन क्या है, ठीक है, किस प्लेन के अंदर है। जैसे आपने नाम सुना होगा, कल मैं देख रहा था बेंडिंग फ्लेक्चर स्ट्रेसेस जब आप पढ़ रहे थे तो आपने उसके अंदर देखा होगा कि न्यूट्रल प्लेन, न्यूट्रल सरफेस, तो वो एक प्लेन है। उस प्लेन के अंदर फिर इन्फिनिट नंबर ऑफ एक्सिस चल रहे होते हैं, ठीक है। चाहे आप उसको डेप्थ के अंदर जाएं, जैसे ये पर्टिकुलर बीम है, ये कलर मैं दोबारा चेंज कर लेता हूं ताकि ये जो पर्टिकुलर बीम है, ठीक है, तो इसके अंदर एक्सिस इस डायरेक्शन के अंदर भी चल रहे हैं, ये यहाँ यू भी एक्सिस चल रहे हैं, ठीक है, यू भी एक्सिस चल रहे हैं, तो ये एक पूरा के पूरा प्लेन है, ठीक है। और अगर आप इस डायरेक्शन में आ रहे हैं तो ये भी एक्सिस इस डायरेक्शन में भी चल रहे हैं। तो अगर लेंथ में चल रहे हैं तो वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कहला रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल प्लेन्स कहला रहे हैं। लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होंगे। इस डायमेंशन में चल रहे हैं तो यहाँ भी आपको एक्सिस नज़र आ रहे होंगे, यहाँ भी आपको ये एक पूरा प्लेन है, इस प्लेन में ढेर सारी एक्सिस हैं, ये एक पूरा प्लेन है, इसमें ढेर सारी एक्सिस हैं। इस तरीके से अगर ये जो क्यूब आपको नज़र आ रहा है, इस क्यूब के 6 फेसेस हैं, ठीक है, 1 2 और 3 4 और 5 6 फेसेस हैं। 6 फेसेस का मतलब ये कि 6 प्लेन्स हैं और 6 प्लेन के ऊपर इन्फिनिटेसिमल नंबर ऑफ एक्सिस होंगे। और फिर इस तरीके से अगर आप उसको इस डायरेक्शन में चले जाएं तो इस डायरेक्शन के अंदर भी आप इन्फिनिटेसिमल नंबर ऑफ प्लेन ले सकते हैं। इस डायरेक्शन के अंदर चले जाएं तो इस डायरेक्शन के अंदर भी आप इन्फिनिटेसिमल नंबर ऑफ प्लेन मिल सकते हैं। इस डायरेक्शन में चले जाएं तो इस डायरेक्शन में भी इन्फिनिटेसिमल नंबर ऑफ प्लेन मिल सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, प्लेन की अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बन रही है कि प्लेन क्या चीज़ है, तो उस हर प्लेन के अंदर एक इन्फिनिटेसिमल नंबर ऑफ एक्सिस हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने इस पर्टिकुलर चीज़ की बात की, और अगर मैं ये सेंट्रॉइड या नीचे भी लोकेट कर देता हूँ ये, ठीक है, ये मैंने यहाँ डायगोनल क्रिएट किया, और ये सेंट्रॉइड आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में लोकेट करना सीखा होगा किस तरीके से करते हैं, ठीक है। इसकी ग्राफिकल मेथड भी है और इसकी कैलकुलेशन भी है। तो ये जो सेंट्रॉइड, दो सेंट्रॉइड को मिला रहा था, तो अब ये जो एक्सिस बना है, इस एक्सिस को हम कह रहे हैं कि सेंट्रॉइडल एक्सिस, सेंट्रॉइडल एक्सिस। तो दिस एक्सिस इज सेंट्रॉइडल एक्सिस, ठीक है। अब अगर कोई लोड इधर लगा हुआ है तो दिस इज द सेंट्रॉइडल लोड, ठीक है। अब यहाँ लगा तो इसको आप एक्सियल लोड भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक लोड को यहाँ लगा दूँ तो दिस इज आल्सो एन एक्सियल लोड, बट दिस इज अ सेंट्रॉइडल लोड एज वेल। मैं इस लोड को यहाँ लगा दूँ तो ये भी एक सेंट्रॉइडल लोड है। मैं एक लोड को अगर यहाँ लगा देता हूँ तो इसका मतलब यहाँ भी कोई ना कोई एक्सिस जा रहा होगा, तो ये भी एक एक्सियल लोड हो सकता है, ठीक है। तो एनी लोड दैट इज बीइंग अप्लाइड ऑन द एक्सिस, देन वी आर सेइंग, वी से दैट लोड टू बी एन एक्सियल लोड, ठीक है। अब फिर वो लोड किस एक्सिस के ऊपर लग रहा है, इफ यू कैन डिफरेंशिएट दैट एक्सिस, बिकॉज देयर आर इन्फिनिट नंबर ऑफ एक्सिस इन एनी मेंबर, इन एनी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो उन एक्सिस में से अगर आपका कोई एक्सिस के अंदर कोई पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे आपने इस एक्सिस को देखा, इस एक्सिस के अंदर एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक ये थी कि ये इस पर्टिकुलर बॉडी के सेंट्रॉइड में से जा रहा था। सेंट्रॉइड क्या होता है, तो वो फिर आपको पता है जहाँ सेंट्रॉइड का एरिया से होता है, सेंट्रॉइड का ताल्लुक एरिया से है। जिस तरीके से आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कंसेप्ट सुना होगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ताल्लुक वॉल्यूम से है, बॉडी से है, वेट से है, ठीक है। जो अगर एक बॉडी है और उसका वेट है, उसका वॉल्यूम है, देन उसका एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, और सेंटर ग्रेविटी इज अ पॉइंट वेयर होल वेट ऑफ दैट बॉडी सीम्स टू एक्ट, तो वी कॉल इट दैट टू बी सेंटर ग्रेविटी। इसी तरीके से अगर कोई आपने एरिया ले लिया है, ऐसी बॉडी जिसको आप एरिया में ले रहे हैं, उस एरिया का जो सेंटर होगा जहाँ होल ऑफ द एरिया सीम टू एक्ट, दैट वुड बी नॉन एज द सेंट्रॉइड। उसको लोकेट करने का तरीका क्या है वो आपने मैकेनिक्स में सीखा है, ठीक है। तो अगर उन एक्सिस में से कोई एक्सिस के अंदर कोई खास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके अंदर खास कमालात हैं, उसके अंदर खास खूबियां हैं, तो फिर उन खूबियों की वजह से उन एक्सिस को डिफरेंट नाम दे दिया गया। वन ऑफ द नेम इज सेंट्रॉइडल एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो आपने नाम सुना होगा, लॉन्गिट्यूडनल प्लेन्स के नाम सुने होंगे आपने, ठीक है। तो उसके रिस्पेक्ट से फिर ये प्लेन्स और एक्सिस की डिफ्रेंसिएशन आने लग जाती है। सो ये डिस्कशन काफ़ी लंबी हो गई, हम अपने इस चीज़ की तरफ दोबारा चलते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आएगी हम इसकी डिस्कशन को चेक करते चले जाएंगे। तो यहाँ आपको ये पता चल गया कि प्रिज्मेटिक बार क्या चीज़ है, ठीक है, ऐसा बार जिसका क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं होता, और आपको एक्सियल फोर्स का पता चल गया कि ऐसी फोर्स है विच इज़ डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस ऑफ द मेंबर। द एक्सिस का मतलब ये है कि कोई खास एक्सिस की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है एक्सियल लोड जो होता है, फिर बाज़ औक़ात मोस्टली जो है हम सेंट्रॉइडल लोड को एक्सियल लोड कह रहे होते हैं कि भाई सेंट्रॉइड में लग रहा है तो दैट इज एक्सियल लोड। तो द एक्सिस का मतलब ये है कि यू आर स्पेसिफाइंग द एक्सिस ऑन विच दिस पर्टिकुलर लोड इज बीइंग अप्लाइड, ठीक है, द एक्सिस। So is a load directed along the axis of the member resulting in either tension or compression in the member. So that load can result in either a tension or in a compression. तो normally जो ये होता है कि हम centroidal जो load है उन load को axial load कह रहे होते हैं, ठीक है। तो but not necessarily axial load is a centroidal load. So any load
जो है वो एक्सियल हो सकता है जो किसी एक्सिस के ऊपर लग रहा हो, ठीक है। तो जैसे आपने ट्रांसफर लोड का पढ़ा है वो भी किसी एक्सिस के ऊपर लग रहा होता है, आपने शेयर फोर्सेस का पढ़ा है वो भी किसी एक्सिस के ऊपर लग रहा होता है। तो एक्सियल लोड इज अ वेरी ब्रॉड टर्म एंड विद इन दैट एक्सियल लोड इफ यू, अगर आपको कंसेप्ट बन जाता है फिर देन यू कैन इजीली डिफरेंशिएट कि भाई ये कौन सी एक्सियल लोड की बात कर रहा है, ठीक है। ट्रांसफर लोड इज एक्सियल लोड, सेंट्रॉइडल लोड इज एक्सियल लोड, ठीक है। तो ये जो लोड की बात यहाँ की जा रही है वो कोई भी एक्सियल फोर्स है और ऐसा लोड है जो कि नॉर्मली उसके सेंट्रॉइड के ऊपर लग रहा है, देन दैट पर्टिकुलर लोड बी काजिंग आइदर प्योर टेंशन और प्योर कंप्रेशन इन दैट मेंबर, ठीक है। तो ये डिस्कशन चूंकि हमारी स्ट्रेस की आगे चलेगी तो इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करते चले जाएंगे, आप ये कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। तो अब यूनी एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस की बात कर रहा है। तो अगर ये एक बार है बिफोर लोडिंग जो है, इसका क्रॉस सेक्शन जो हमने लास्ट में दिखाया था वो ये है, ठीक है। एंड इट्स अ प्रिज्मेटिक बार, इज क्रॉस सेक्शन डज नॉट चेंज, ठीक है। और ये जो उसकी बार की जो लेंथ थी वो L थी, एंड देन यू अप्लाई अ लोड ऑन दिस पर्टिकुलर बार, ठीक है। एंड आफ्टर दिस लोड इज अ टेंसाइल लोड. After the application of this tensile load, what would happen? This bar would stretch. There would be certain elongation that would occur in this particular bar. ठीक है. And if we are calling that elongation to be delta, ठीक है, we are calling that elongation as delta. जो initial length थी उसकी, that is, अगर आप ये देख रहे हैं, that this is the initial length. ठीक है. And this delta is the stretch or the elongation that has occurred because of the application of this tensile load. And if you have reversed the direction of the load and you are applying now the compression load, so what would happen? This bar would compress and there would be a shortening in this bar. And whatever is the amount of shortening, we are calling it to be delta. So what is the delta here? Delta is the amount of deformation that is occurring in any particular member because of the application of any sort of load. तो ब्रॉडर स्पीकिंग में हम बात कर रहे हैं तो डिफॉर्मेशन इज अ change in it can be a change in length, and if you are talking about the change in length, it can be tension, it can be tensile, it can be compression, it can be elongation, it can become shortening. ठीक है, अगर आप चेंज ऑफ लेंथ की बात कर रहे हैं, और अगर आप डिफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, चेंज इन वॉल्यूम पे अगर आप शेयर फोर्सेस लगा देते हैं तो दैट विल चेंज दी वॉल्यूम. अगर आप मोमेंट लगाते हैं तो ये उसके अंदर कर्वेचर और डिफ्लेक्शन आ रही है, स्लोप और डिफ्लेक्शन आ रही है, तो वो भी डिफॉर्मेशन है. ठीक है, तो क्योंकि आपने डिफ्लेक्शन वाला पढ़ लिया तो आप उसको इससे रिलेट कर सकते हैं. तो डिफॉर्मेशन जो है इज द अमाउंट ऑफ चेंज, ठीक है, बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ फ्लूइड. तो हमारा जो इस केस को भी हम पढ़ रहे हैं, इस लेवल के ऊपर हम ये देख रहे हैं कि इसके अंदर एक्सियल और सेंट्रॉइडल लोड लगा हुआ है, एंड दिस लोड इज टेंसाइल लोड, एंड बिकॉज ऑफ दिस एप्लीकेशन ऑफ दिस टेंसाइल लोड द बार इज बीइंग स्ट्रेच. ठीक है, एंड बिकॉज एंड द अमाउंट ऑफ स्ट्रेचिंग वी आर डिनोटिंग दैट अमाउंट ऑफ स्ट्रेचिंग बाय डेल्टा. ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि ये जो लोड है, ये लोड, ठीक है, ये लोड इसके अंदर ट्रांसफर हो रहा है. ठीक है, ये लोड इसके अंदर स्ट्रेसेस काज कर रहा है. कैसे क्या क्या काज कर रहा है, क्यों इसके अंदर डिफॉर्मेशन आ रही है? क्योंकि इस लोड का अफेक्ट अंदर भी जा रहा है. अब लोड का अफेक्ट अंदर जो जाता है वो फिर इस फॉर्म के अंदर जाता है. तो स्ट्रेस जो होती है वो इंटरनल वो होती है. अगर आपने स्ट्रेस और प्रेशर का देखा होगा तो आपने नॉर्मली वाइवा में पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड प्रेशर. तो स्ट्रेस जो होती है वो दैट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स. ठीक है, तो डिफॉर्मेशन कब आती है? जब मैंने आपको बताया था कि जो उसके जो अंदर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होती हैं बॉडीज़ की, अगर वो ओवरकम होती है तो फिर डिफॉर्मेशन आती है. यू आर अप्लाइंग अ लोड एंड नथिंग हैपन्स, तो बॉडी एक रिजिड बॉडी के तौर पर बिहेव कर रही है. हालांकि आपके फोर्स लगाने के अंदर उसके अंदर से चीखें निकलना शुरू हो जाएंगी. वो चीखें बाज़ वक़्त आपको सुनाई नहीं देती. डिफॉर्मेशन आ जाने का मतलब, आपको नज़र आने का मतलब ये कि अब चीखें आपको सुनाई देना शुरू हो गई. तो नो मैटर व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द लोड, देयर वुड बी अमाउंट ऑफ सर्टेन डिफॉर्मेशन स्टार्ट अकरिंग इन दैट पर्टिकुलर मेंबर. ठीक है, एंड सम टाइम यू वुड बी एबल टू सी दैट डिफॉर्मेशन. इफ यू आर एबल टू सी दैट डिफॉर्मेशन, यू आर कंसिडरिंग द बॉडीज टू बी अ डिफॉर्मेबल बॉडीज. एंड इफ यू कैन नॉट हेयर दैट चीख, ठीक है, एंड इफ यू कैन नॉट विजुअलाइज दैट डिफॉर्मेशन, इसका मतलब ये कि बॉडीज आर, यू आर कंसिडरिंग द बॉडीज टू बी रिजिड बॉडी. तो चलते हैं आगे. तो स्ट्रेस और प्रेशर का फर्क ये कि स्ट्रेस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, प्रेशर इज द एक्सटर्नल. तो प्रेशर ये कि अगर मैं ये पर्टिकुलर जो हमारे पास ये डिजिटल पेन के वो राइटिंग बोर्ड है, इसके ऊपर ये लोड लगा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये कि आई एम अप्लाइंग ए प्रेशर. तो इस सरफेस के ऊपर जो चीज़ हो रही है वो प्रेशर है, और इस लोड की लगाने की वजह से जो इस मटेरियल के अंदर जो चीज़ पैदा हो रही है वो स्ट्रेसेस है. ठीक है, तो फिर इस चीज़ की डिस्कशन को हम आगे चलाते रहेंगे. तो स्ट्रेस की इस मौके पर जो आपको समझना जरूरी है कि स्ट्रेस इज लोड डिवाइडेड बाय द एरिया. तो अगर आपके पास का मतलब ये है कि एरिया बड़ा है तो आपका जो स्ट्रेस होगा वो कम होगा. ऐसी बात अगर आप देखते हैं कि अगर आप एक लोड को आप छोटे एरिया के ऊपर लगाते हैं, लेट सपोज मैंने एक लोड इस पर लगाया है और एक लोड मैंने इसके ऊपर लगाया है, और यहाँ मैं वो ले लेता हूँ, स्क्रीन ले लेता हूँ. ठीक है, ये लोड मैंने लगा दिया 1,
ये मैंने दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया ये, और तीसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने ले लिया ये, ठीक है। लोड हर एक की सेंट्रॉइड के ऊपर, ज़ाहिर है ये जो सर्कल होता है इसका सेंट्रॉइड सेंटर में होता है। अब अगर आप इसके ऊपर लोड लगा रहे हैं तो दिस लोड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दिस एरिया एंड दिस एरिया इज स्मॉल। ऑन दी कॉन्ट्रेरी अगर आप इस पे देखते हैं तो दिस एरिया इसका उससे बड़ा एरिया है, तो लोड की डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हो जाएगी। जब आप 10 लोगों पर वजन डालेंगे तो उनके लिए वजन उठाना आसान होगा, एक पर वजन डालेंगे तो उसके लिए वजन उठाना मुश्किल होगा। इसी तरीके से अगर आप यहाँ लेट सपोज का 20 सेंटीमीटर था, तो अगर आप 20 पे डालेंगे तो उस पर जो लोड उठाना होगा और आसान हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर कम इफेक्ट जा रहा होगा हर इंडिविजुअल के ऊपर। तो ये बात होगी, इसके ऊपर स्ट्रेसेस कम आएंगे बिकॉज द एरिया इज ग्रेटर, उससे ज़्यादा स्ट्रेस इसके ऊपर आएंगे बिकॉज एरिया इज कंपैरेटिवली स्मॉलर देन दिस थिंग। एंड ये जो सबसे स्मॉलेस्ट एरिया है दैट वुड बी अंडरगोइंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस बिकॉज ऑफ द एरिया। सो यू कैन सी दैट द स्ट्रेस इज डिपेंडेंट अपॉन द लोड. Definitely, if you're applying a larger amount of load, the amount of stress, the amount of internal resistance would be greater, and then it is dependent upon the area. अगर आप एक कमज़ोर बंदे के ऊपर लोड लगा रहे हैं तो वो कमज़ोर बंदा ज़्यादा परेशान होगा, उसके अंदर ज़्यादा टूट आएगी, ठीक है। तो स्ट्रेस इज बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन द लोड एंड द एरिया. इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोड. The greater the load, the greater will be the stress, and it is inversely proportional to the area. Smaller is the area, greater would be the stress. ठीक है, तो इस मौके पर ये स्ट्रेस को इतना समझना आपके लिए ज़रूरी है। तो आम जो वर्ड में अगर आप लिखते हैं तो स्ट्रेस इज दी लोड डिवाइडेड बाय द एरिया, ठीक है। तो अब जो ये इक्वेशन है कि स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया कैन बी यूज फॉर लोड्स ऑफ एनी मैग्नीट्यूड एंड फॉर एनी मटेरियल, क्योंकि डज नॉट स्पेसिफाई। अगर आप इसमें देख रहे हैं तो स्ट्रेस का मतलब ये है कि अगर आप वुड के ऊपर स्ट्रेस लगा रहे हैं तो वो भी सेम होगा, बिकॉज ये तो ये नहीं कह रहे कि ये एरिया स्टील का है, वुड का है, एल्यूमिनियम का है, किस चीज़ का है, क्योंकि लोड यहाँ ये कह रहा है कि स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड डिवाइडेड बाई द एरिया। तो लोड इज एनी मैग्नीट्यूड एंड फॉर एनी मटेरियल के लिए जो है स्ट्रेस को आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। जब हम इसकी डिस्कशन को, स्ट्रेस एक बड़ी लंबी कहानी है, जब इसके फर्दर डेप्थ में जाएंगे तो फिर हम देखेंगे कि हम क्या क्या ये अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम क्या क्या एजम्पशन कर रहे हैं, ठीक है। इस मौके पर अगर हमने ये जो फार्मूला बना दिया है तो फिर इसके लिए हम सर्टेन एजम्पशन कर रहे हैं, तो विच इन टर्न रिक्वायर्स इफ यू आर अज्यूमिंग एंड इफ यू आर अप्लाइंग दिस पर्टिकुलर फार्मूला फॉर एनी लोड ऑफ एनी मैग्नीट्यूड एंड फॉर एनी मटेरियल, दैट इन टर्न रिक्वायरमेंट आपकी ये है कि यू विल हैव टू अज्यूम दैट द बार इज प्रिज्मेटिक, दैट व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि व्हाट इज द प्रिज्मेटिक, and then we are assuming the load act through the centroid of the cross section, that what we have already discussed कि लोड फिर किस पे। अब इस पॉइंट पर मैंने इसलिए पहले समझाया कि इस नुक्ते को भी आप यहाँ बड़ी आसानी के साथ समझ रहे होंगे। एंड देन द मटेरियल बी होमोजीनस, वेरी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक की होमोजिनिटी क्या है, ब्रैकेट में वैसे लिख दिया दैट इज द सेम थ्रू आउट ऑल पार्ट्स ऑफ द बार। तो होमोजिनिटी किसी मटेरियल के अंदर जो आना है वो भी बहुत मुश्किल काम है कि बहुत कम मटेरियल होमोजीनियस होते हैं, ठीक है। तो हम ये अजम्पशन कर लेते हैं कि होमोजिनिटी क्या होती है। होमोजिनिटी ये कि इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मटेरियल, हर डायमेंशन में आपके पास जो 3 डायमेंशन है उन तीनों डायमेंशन के अंदर आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मटेरियल है दैट इज सेम, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्रेरी जो अगर आइसोट्रॉपिक की आपने कंसेप्ट पढ़ी होगी वो फिर मटेरियल प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल द डायरेक्शन, उसकी जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो अगर आप एक्स डायरेक्शन में जाते हैं वो वाई में जाते हैं, तो होमोजेनिटी और फिर आइसोट्रॉपी जो है वो एक दूसरे के साथ फिर वो करीब करीब आ जाती है, एक दूसरे के साथ रिलेट कर देती है। तो आइसोट्रॉपी को मैं यहाँ नहीं टच कर रहा, मैं आपको होमोजेनिटी का यहाँ बता रहा हूँ कि होमोजेनिटी क्या है। तो अगर आप एक बार लेते हैं, ये जो हमने क्यूब बनाया था इस क्यूब को ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ 3 डायमेंशन में मैं दिखाऊंगा तो फिर ये आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से इसका पता चल जाएगा होमोजेनिटी का। तो ये आपको पता है कि जो सॉलिड्स हैं, सॉलिड जो हैं वो उसके एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, चाहे वो एल्यूमिनियम है, चाहे वो स्टील है, चाहे वो वुड है, वो किसी एक पर्टिकुलर छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं जिससे मिलकर बने हैं, एंड दोज मॉलिक्यूल्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। तो होमोजेनिटी ये कहती है कि जो अगर इस पर्टिकुलर सरफेस की आप बात कर रहे हैं, इस पर अब मैं समझता हूँ, अगर मैं आपको हाईली एग्जेजरेटेड फॉर्म में दिखाऊँ और मैं आपसे कहता हूँ कि भाई दिस इज द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, तो होमोजेनिटी ये कि देयर आर नो वाइड्स, इन 2 मॉलिक्यूल या 4 मॉलिक्यूल या 3 मॉलिक्यूल के दरमियान कोई वाइड नहीं है, दे आर वेरी वेल पैक्ड। अगर उसके अंदर वाइड्स होंगे तो फिर जो उस पॉइंट के ऊपर जाके जो लोड होगा वो लोड अलग तकसीम होगा, क्योंकि अगर आप देखते हैं जहाँ कमज़ोर जगह होती है वो सबसे पहले टूट जाती है ना। तो अगर इसके अंदर वाइड्स होंगे तो फिर इसका मतलब ये है कि मामला ख़राब हो जाएगा और वहाँ क्रैक्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। तो होमोजेनिटी का मतलब ये है कि यू आर अज्यूमिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मटेरियल इज सेम एंड देयर आर नो वाइड्स इन द लोड। आप जब लोड यहाँ अगर आप फर्ज किया आपने ये लोड लगाया है टेंसाइल लोड, ठीक है, तो ये लोड बिकॉज दीज 2 जो मटेरियल है, अगर मैं इनको और बाहर निकाल के दिखा दूँ, ठीक है, आपने लोड लगाया था इसके ऊपर, लेकिन ये जो था वो इंटरकनेक्टेड था इसके साथ,
ठीक है। अब आपको लोड लगाना पड़ रहा है, क्यों? अगर ये इनके दरमियान कोई फोर्सेस नहीं होती तो फिर तो आपके लोड लगाने से ये जो पर्टिकुलर मालिक्यूल था बाहर निकल के आ जाता। था क्या कि इस मालिक्यूल के साथ ढेर सारे मालिक्यूल कनेक्टेड थे, और न सिर्फ कनेक्टेड थे बल्कि एक अमाउंट ऑफ फोर्स के साथ जुड़े हुए थे, क्योंकि सॉलिड है तो अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस थी ना, तो वो इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस की वजह से आपको इसके ऊपर लोड लगाना पड़ रहा है। ठीक है। तो अगर यहाँ वॉइड्स आ जाएंगे, इसका मतलब ये कि आपका लोड यहाँ ईजिली यहाँ से इसको साथ देने वाला कोई नहीं होगा। ठीक है। अगर यहाँ से इसको साथ देने वाला है, यहाँ से इसको साथ देने वाला है, यहाँ से साथ देने वाला है, इस जगह से साथ देने वाला फिर कोई नहीं, तो जहाँ से साथ देने वाला कोई नहीं होगा वहाँ से अपनी कमज़ोरी फील करेगा, वहाँ इसको दर्द महसूस होगा, और वहाँ इसकी चीखें निकलेंगी, और वहाँ आपको चीख सुनाई देगी, और वहाँ आपको वो डिफॉर्मेशन दिखाई दे रही होगी। ठीक है। तो ये एक क्विकली मैं आपको चल रहा हूँ। तो जो रिजल्टिंग स्टेट ऑफ स्ट्रेस है वो फिर कॉल्ड द यूनिएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस। तो यूनिएक्सियल क्या है कि देयर इज वन सिंगल एक्सियल लोड। ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ दैट वन सिंगल एक्सियल लोड देयर वुड बी स्ट्रेसेस, देयर वुड बी डिफॉर्मेशन। स्ट्रेसेस तो है, जो डिफॉर्मेशन है वी आर कॉलिंग दैट टू बी स्ट्रेन, एंड वी विल बी डिस्कसिंग दिस स्ट्रेन इन लेंथ इन डिटेल इंशाल्लाह इन आवर लेक्चर हेड। तो थोड़ी सी इसकी लेंथ की ड्यूरेशन लेक्चर की लंबी होगी। इसका मसला ये है कि अगर मैं कुछ चीज़ स्किप करूँगा तो वो मैं नहीं समझ पाऊँ। मेरा एक ख्याल है कि वो मेरे लिए, या जो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे समझाने के बाद एक देखने वाला सुनने वाला समझ रहा है, तो वो फिर इसलिए थोड़ी इसकी लेंथ हो जाती है, और मैं डिस्कशन को इतनी वास्ट रखता हूं कि ताकि हर छोटी छोटी चीज़ जो मेरे पास है वो मैं आपको ट्रांसफ़र कर सकूं। ठीक है। सो व्हेन द बार इज स्ट्रेच बाय द फोर्सेस पी, द स्ट्रेसेस आर टेंजाइल। अगर वो उसके ऊपर ये टेंजाइल फोर्सेस लग रही हैं तो फिर स्ट्रेसेस उसके अंदर टेंजाइल होंगे। ठीक है। इफ द फोर्सेस आर रिवर्स इन डायरेक्शन काजिंग बार टू बी कंप्रेस्ड, वी ऑब्टेन द कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। ठीक है। तो अब आपको अगर वो एक्सियल वगैरह की चीज़ समझ में आ गई तो मेरा ख्याल है कि ये सारी चीज़ें आपको बड़ी क्विकली समझ में आ रही होंगी। सो इन एज मच एज द स्ट्रेसेस इज एक्ट इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द कट सरफेस, दे आर कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेसेस। अब ये जो बात इंपॉर्टेंट यहाँ समझ में आई है कि वो देखें नई टर्म आ गई, एक्सियल की तो बात आई थी, यहाँ ये टर्म आ गई नॉर्मल स्ट्रेसेस की। अब जिस प्लेन को आप कंसिडर कर रहे हैं उस प्लेन के ऊपर अगर वो फोर्स परपेंडिकुलर है तो फिर वो नॉर्मल स्ट्रेसेस कहलाएगी। इसको आप समझने के लिए देखिए कि हर फोर्स नॉर्मल नहीं होती, तो ये जिस प्लेन को आप कंसिडर कर रहे हैं वो प्लेन बहुत मैटर करता है। ठीक है। अब अगर आप इस चीज़ को देख लें कि ये हम ले रहे हैं और आपने जल्दी बना देता हूँ, यहाँ फोर्स लगाई और ये लेट सपोज ये मैंने सेंट्रॉइड भी बना दिया और इस सेंट्रॉइड के ऊपर आपने लोड लगा दी। अब आप इस क्रॉस सेक्शन को देख रहे हैं, इस क्रॉस सेक्शन के लिए जो ये लोड थी, ये लोड जो था वो नॉर्मल लोड था। लेकिन अगर आप एक सेक्शन यहाँ ले लेते हैं इस जगह के ऊपर और इसको ऐसे कट करते हैं, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन आप ले लेते हैं, तो इस क्रॉस सेक्शन के ऊपर तो ये नॉर्मल नहीं है, देन दिस फोर्स इज टेंजेंशियल फोर्स। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कंसिडर या समझाने की बात यह है कि बिफोर डिसाइडिंग अ लोड टू बी ये नॉर्मल लोड या नॉर्मल स्ट्रेस, यू विल हैव टू सी कि व्हाट सेक्शन यू आर कंसिडरिंग। इफ द सेक्शन यू आर कंसिडरिंग एंड द लोड ऑन दैट पर्टिकुलर सेक्शन इज नॉर्मल, देन एंड ओनली देन यू कैन से that particular load would be causing the normal stress. So exploratory section की टर्म इस्तेमाल की जाती है, that matters, कि आप सेक्शन को किस सेक्शन को कंसिडर कर रहे हैं। सो इफ एनी वाईवार अगर एनी ये कहीं आपसे सवाल पूछ लिया जाता है इस किस्म के लोड ड्रा करके कि भाई ये बताओ कैसा स्ट्रेस है, देन यू फर्स्ट थिंग यू शुड आस्क इज दैट कि भाई सर मुझे ये बता दें कि आप किस प्लेन को किस सेक्शन को कंसिडर कर रहे हैं। अगर आप उस सेक्शन को उस प्लेन को कंसिडर कर रहे हैं जिसके ऊपर ये लोड लगाया गया है, देन यस दैट लोड इज़ अ नॉर्मल लोड। ठीक है। एंड इफ़ यू आर नॉट कंसिडरिंग दैट, इफ़ यू आर कंसिडरिंग द अदर लोड, अगर आप इसके ऊपर भी देख रहे हैं इसके इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिहाज से, प्लेन के लिहाज से भी ये लोड इज़ नॉट अ नॉर्मल लोड। ठीक है। और अगर आप इस वाली सेक्शन को देख रहे हैं तो इस सेक्शन के ऊपर भी ये नॉर्मल है लोड। ठीक है। तो फिर देन इट डिपेंड्स अपॉन दी सेक्शन कि आप किस सेक्शन को देख रहे हैं। तो नॉर्मल स्ट्रेस की जो बात है वो समझाने की यहाँ ये थी कि अगर आपकी जो परपेंडिकुलरिटी है वो मैटर कर रही है कि दिस शुड बी परपेंडिकुलर टू द कट सरफेस। Thus normal stresses may be either टेंजाइल और कंप्रेसिव। अगर आप वो टेंजाइल फोर्स में लगी है तो टेंशन है, और कंप्रेशन में लगी है तो कंप्रेसिव फोर्सेस भी हो सकती है। ठीक है। सो दैट्स द डिस्कशन, इनिशियल डिस्कशन। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा और आपकी जो कुछ कंसेप्ट हैं वो मज़ीद क्लियर हुए होंगे और जो कुछ कन्फ्यूजन हैं वो दूर हुई होंगी। ठीक है। तो हम इस डिस्कशन को इंशाल्लाह थोड़ा सा आगे भी चलाएंगे, जो अब स्ट्रेस की जो डिस्कशन है, क्योंकि स्ट्रेस
एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको समझना मैं समझना बड़ा ज़रूरी है। इसलिए मैंने स्ट्रेस का जो बेसिक एक स्ट्रेस की ब्रॉडर डेफिनेशन हमारे स्टूडेंट को सिखा दी जाती है कि भाई स्ट्रेस इज़ द लोड डिवाइड बाय द एरिया। तो ये तो एक ब्रॉडर टर्म है जिसको आप नॉर्मल स्ट्रेस कह सकते हैं, जिसको आप एवरेज स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। फिर ट्रू स्ट्रेस है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस है। तो ये स्ट्रेसेस जो है इसकी बड़ी बड़ी कंसेप्चुअल और बड़ी मज़ेदार किस्म की इन डेप्थ कहानियाँ हैं, जो कि इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर में इसको डिस्कस करते रहेंगे। तो अब चूँकि काफ़ी तवील हो गया है, तो थैंक यू वेरी मच। I hope you have enjoyed. Inshallah, in next lecture we will continue our discussion on this mechanics of solid topics.